जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो तीनों लॉज जो हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के कंसेप्ट हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे एंड वन बाय एग्जांपल बाय फार्मूला उनका कंसेप्ट क्या है। सो स्टार्ट करते हैं। वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लॉ, दैट इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करें तो लॉ ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी of a body by virtue of which if any body is at rest it want to be at rest, and if it is under motion then it want to be under motion. That property of the body is called inertia. ठीक है, ये इनर्शिया है। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है कि इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज अंडर मोशन देन इट वांट टू बी अंडर मोशन until unless there is no external force is applied on the body. Now what I mean to say, आप लोग इसके बहुत से एग्जाम्पल देखे होंगे कि जब आप बस में बैठते हैं, ठीक है, बस में बैठते हैं तो क्या होता है, अगर बस सडनली चालू होती है तो वी मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अब आप उस एग्जाम्पल के बारे में जरा सोचिए, जस्ट थिंक अबाउट दैट एग्जाम्पल कि इफ यू आर एट रेस्ट इनसाइड द बस, यू वांट टू बी रेस्ट and as suddenly bus move ahead but we want to be at rest, so we lean back, हम पीछे की तरफ झुक जाते हैं, right? So this is the thing कि if any body is at rest it want to be at rest. ये एक स्टेटमेंट का एग्जांपल हो गया। अनदर एग्जांपल रिगार्डिंग दिस वन वी कैन टेक कि अगर कोई ट्री है, लाइक मैंगो ट्री है, उसमें मैंगो का फ्रूट लगा हुआ है, and as we shake the branches of the tree that fruit comes down, mango fruit comes down. What is the reason? Because mango fruit is at rest and we are shaking the branch. So as we shake the branch, but fruit want to be at rest, because if anybody is at rest then it want to be at rest, so that comes down. So this is the Newton's law, first law. सो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें, एक है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट, दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एंड सेकेंडली इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। दैट्स एग्जांपल इज दैट कि अगर हम ट्रेन से उतरते हैं तो we move in the direction of train because we are in motion and we want to be in motion. अगर हम दौड़े ना ट्रेन के साथ में तो what will happen with us? We will fall suddenly down, because if we are in rest with respect to the train, we are in motion with respect to the train, and as we are jumping outside, if we are not in motion we will fall down. So सिंपल सा चीज है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। एंड इफ एनी बॉडी इज इन मोशन देन दैट वांट टू बी अंडर मोशन, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, और दोनों कंबाइन हो गया तो दैट बिकम्स द लॉ ऑफ इनर्शिया। इफ एनी बॉडी इज, लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। एंड इसी में और हम एक्स्ट्रा ऐड कर दें कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, राइट, देन दैट विल बी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो सिंपली तीनों चारों डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इफ एनी बॉडी इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। ये इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। एंड लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इफ एनी बॉडी इज एट रेस्ट इट वांट टू बी एट रेस्ट, एंड इफ इट इज इन मोशन इट वांट टू बी इन मोशन। एंड व्हाट इज द न्यूटन्स
first law of motion, if any body is at rest, it want to be at rest, and if it is under motion, it want to be under motion until unless there is no external force is applied on the body. This is the Newton's first law of motion. मैंने बहुत से एग्जांपल दे दिए कि यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, या दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया, इसका स्टेटमेंट है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और कंटिन्यूस, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, और अगर मोशन में है तो इट वांट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन until it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. ये स्टेटमेंट है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और दैट इज आल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. फिर इनर्शिया का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है. इनर्शिया का डेफिनेशन क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by virtue of which a body opposes any change in its state of rest or of uniform motion. अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है. मतलब दोनों स्टेट जो है ना, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, उसको अपोज करता है. is known as the inertia. Greater the mass of the body, greater is the inertia. That is, mass is the measure of inertia of the body. आपने दो टर्म्स पढ़े हैं या आप पढ़ोगे कि what is the difference between mass and weight. तो we will say mass is the measure of inertia, as we are talking over here. Mass is the measure of inertia, and weight को हम क्या लिखते हैं? weight को हम लिखते हैं mg, right? तो यहाँ g आ गया. g is the acceleration due to gravity. तो weight is the measure of gravity, mass is the measure of inertia. Mass is the measure of inertia, weight is the measure of gravity. Understood? This is the one of the difference. Another difference is that unit of mass is kg and unit of weight is Newton. Right? These are the two basic differences. Now next part is that I hope the statement part with example you people have understood. एक अगर मैं फिर से एग्जाम्पल की बात और करूं कि अगर हम दौड़ते हुए जा रहे हैं और कोई हमारे आगे टांग अड़ा दे तो क्या होता है? वी फॉल डाउन. हम क्यों गिर जाते हैं? बिकॉज अगर हम दौड़ रहे हैं तो वी वांट टू बी कंटिन्यू इन मोशन, बट अगर सडनली कोई ऑब्स्टिकल आ गया हमारे सामने तो हम तो स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वी वांट टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन, और ऑब्स्टिकल आ गया, इस वजह से हम क्या करते हैं? गिर जाते हैं. राइट? या हम चुपचाप खड़े हैं और कोई हमारे पीछे से आके हमको सडनली धक्का दे दे तो भी हम गिर जाएंगे. क्यों? बिकॉज अगर हम रेस्ट में हैं तो वी आर इन स्टेट ऑफ रेस्ट एंड वी वांट टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट. कब तक? until unless there is no external forces applied on the body. अगर फोर्स अप्लाई हुआ तो हम गिर क्यों जाएंगे? बिकॉज हम रेस्ट पे हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहते हैं. दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. अभी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन क्या है? एज इन स्टेटमेंट मैंने बोला, मैं फिर से स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट if any body is at rest, it want to be at rest, and if it is in motion, it want to be in motion until unless there is no external force is applied on the body. तो अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा बॉडी, अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, until unless, जब तक हम कोई फोर्स अप्लाई ना करे बॉडी के ऊपर. ठीक है? हम यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स या रेसिस्टेंसेस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दे तो उसके लिए ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ वेरी ट्रू. राइट? तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, मतलब फोर्स इज जीरो. अगर फोर्स जीरो हुआ तो जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है. मतलब अगर हम फोर्स नहीं लगा रहे और कोई बॉडी मोशन में है तो जो वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है दैट वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा. इट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट. तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा? इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी. इफ फोर्स इज जीरो देन यू इनिशियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट.
या मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं रेस्ट में हूं, अभी मैं खड़ा हूं, रेस्ट में हूं और मेरे ऊपर अगर कोई फोर्स ना अप्लाई करे तो आई एम एट रेस्ट, आई वांट टू बी एट रेस्ट, तो मेरी वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। जीरो है वेलोसिटी, जीरो ही रह रही है बिकॉज आई एम एट रेस्ट। तो ये एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन के लिए अप्रोच है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का। इफ एफ इज जीरो देन यू विल बी कांस्टेंट। इसका की कंसेप्ट है, यही चीज मैंने द सेम थिंग आई हैव रिटन ओवर हियर एज अ स्टेटमेंट कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स velocity of the body remains unchanged or constant. Unchanged means constant. Unchanged means constant या constant है तो हम इसको unchanged भी लिख सकते हैं। फाइन, तो unchanged है। तो वन थिंग आई विल से टू ऑल ऑफ यू कि अगर आपको इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का या लॉ ऑफ इनर्शिया का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू पीपल कैन टेक। तो हम आगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। सो वी कैन मूव अहेड। यस, तो अब हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करें। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप स्टेटमेंट भी भूल जाओ, इवन स्टेटमेंट भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा, ठीक है, मैं स्टेटमेंट बनाऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? हमें एक टर्म पता है, मैं जस्ट आई विल राइट एवरीथिंग कि हमें पता है कि व्हाट इज द मोमेंटम। आई विल स्टार्ट विद द टर्म मोमेंटम। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट तो है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। राइट, दिस इज द स्टेटमेंट, या जो स्टेटमेंट यहाँ पे है, स्टेटमेंट rate of change of momentum is directly proportional to the applied force and this change always takes place in the direction of applied force. But one thing I can guarantee it कि मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आप लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते भूल जाते हैं। तो आगे आप ना भूलो इसके लिए इसका मैं एक कंसेप्ट आप लोगों को बताता हूं, ठीक है, या ये फार्मूला ही में हम डिराइव कर लेंगे और डिराइव कर लेंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगा। राइट, सबसे पहला टर्म मोमेंटम क्या होता है? किसी बॉडी का मोमेंटम क्या होता है? अभी जैसे अगर मैं ये अपना हाथ रखता हूं और ये एक मास है, इट कम्स विद अ सर्टेन वेलोसिटी, तो मोमेंटम कम लगा। बट अगर यही वेलोसिटी ज्यादा तेजी से होगी, ज्यादा वेलोसिटी होगी, तो मोमेंटम विल बी मोर। राइट, तो मोमेंटम is defined as the product of mass and velocity। मैं दोनों की बात कर रहा हूं, मास ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो भी मोमेंटम ज्यादा होगा। तो इन शॉर्ट मोमेंटम है क्या? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। आई विल राइट द टर्म मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज, आई विल राइट मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? Momentum is represented by P and it is mv, product of mass and velocity. So what is the momentum? It is the product of mass and velocity. V is velocity. So momentum is simply P is equals to mv, right? It is the प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब अगर हम आगे बात करें व्हाट इज इनिशियल मोमेंटम, अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें तो टर्म्स हमारे होने वाले यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। राइट, इनिशियल मोमेंटम, व्हाट विल बी इनिशियल मोमेंटम? ओके, इनिशियल मोमेंटम तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम। What will be initial momentum? It is P I for initial. Momentum का notation is P. I am writing I for initial. तो it is the product of mass and initial velocity. आपको पता है initial velocity को हम U से represent करते हैं, तो mass into initial velocity U. अब अगर मैं आगे बात करूं what will be final momentum, तो final velocity को किससे represent करते हैं?
फाइनल वेलोसिटी इज v, तो फाइनल मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम विल बी p f, सफिक्स f लिख रहा हूं, दैट इज mv, राइट. नेक्स्ट टर्म इफ वी आर टेकिंग, व्हाट विल बी चेंज इन मोमेंटम, अगर हम चेंज इन मोमेंटम की बात करें, सो देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, दैट इज डेल्टा p, दैट इज pf माइनस pi, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो इट इज pf माइनस pi, बट चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल्स टू pf क्या हमारा m इंटू v, सो mv माइनस mu, and it is mv minus u. It is the change in momentum. It is what? Change in momentum. That is delta p. Change in momentum. So delta p we are getting mv minus u. ये हमारा change in momentum हो गया, right? अब मैं आगे एक और टर्म की बात करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. व्हाट विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर फिजिक्स में रेट वर्ड आता है, अगर फिजिक्स में रेट वर्ड आता है, आई वांट टू राइट रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट वर्ड आया, क्या आया, रेट वर्ड. अगर फिजिक्स में रेट वर्ड आया तो आपको ध्यान रखना है कि डिवाइडेड बाय टाइम होगा, राइट. रेट वर्ड क्या होता है, अगर फिजिक्स में किसी भी स्टेटमेंट में, किसी भी डेफिनेशन में अगर रेट वर्ड आता है तो दैट टर्म विल बी डिवाइडेड बाय टाइम, जब तक कि ये ना बोला हो कि विद रिस्पेक्ट टू किसी और के वेरिएबल में, तो हम यही मान के चलेंगे कि अगर रेट वर्ड आया फिजिक्स में तो दैट विल बी डिवाइडेड बाय टाइम. तो यहां हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम हमने क्या निकाला है, डेल्टा पी. इट इज द चेंज इन मोमेंटम अपॉन रेट है तो मतलब डिवाइडेड बाय टाइम, राइट. रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम. सो दिस टर्म चेंज इन मोमेंटम इज m v माइनस u अपॉन टाइम. देखें चेंज इन मोमेंटम क्या हमारा m v माइनस u, और तो ये चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम हो गया. बट ये टर्म को अगर हम गौर से देखें तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ये वाला टर्म v माइनस यू बाई टी इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन. किसका फॉर्मूला है ये, एक्सीलरेशन का, ब्रैकेट वाला जो v माइनस यू बाई टी है वो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है. तो अल्टीमेटली वी आर गेटिंग m into a and mass into acceleration is nothing but force, right. अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो अनदर वे, अगर वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखना चाहूं तो एरो नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है, ma and m into a is nothing but force. तो फोर्स मिला क्या, ये क्या लिखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स है, राइट. What is force? Rate of change of momentum. So I can write force as the rate of change of momentum. Yeah, rate of change in momentum. It is the same thing. So I can say now from this statement कि rate of change of momentum ही force है. तो जितना ज्यादा rate of change of momentum होगा उतना ज्यादा force होगा. तो आई कैन से फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अगर कम होगा तो फोर्स कम होगा. इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एंड फोर्स कैसे रिलेटेड हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो जस्ट वी कैन राइट देयरफॉर एज अ फाइनल एक्सप्रेशन वी कैन से कि therefore we can say rate of change of momentum, rate of change of momentum
is directly proportional to force, right? और यही हमारा स्टेटमेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। स्टेटमेंट क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? फोर्स के, टू द अप्लाइड फोर्स, and this change always takes in the direction of applied force, right? जो change of rate of change of momentum होगा वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए? It should be in the direction of applied force। तो ये एक बेसिक आइडिया हमने दे दिया कि हाउ टू रिमेंबर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। कैसे याद रखें कि ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ही फोर्स होता है, राइट? यस, ये बेसिक वे मैंने बताया। अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लेके चलते हैं कैलकुलस मेथड से। तो कैलकुलस मेथड में हम इसको क्या लिख सकते हैं? इन टर्म्स ऑफ कैलकुलस मेथड अगर मैं बात करूं, जिसको मैंने लिखा है डेरिवेटिव मेथड या कैलकुलस मेथड, आल्सो आई कैन से कैलकुलस मेथड या डिफरेंशिएशन का मेथड, सिंपल चीज है, राइट? यस, तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है सिंस मोमेंटम विच इज p, अब मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, विच इज mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इन वेलोसिटी, सिंपली। तो हमें पता है कि व्हाट इज द फोर्स, सिंस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। मैं प्रोपोर्शनल नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्टली इक्वल लिख रहा हूँ, बिकॉज इक्वल ही होता है। तो आई कैन से सिंस फोर्स इज नथिंग बट rate of change of momentum, so we can say it as f is directly proportional, sorry, again why I'm writing directly proportional, anyway, f is equals to, that is dp by dt, right? dp by dt। so yeah, just we can do one thing, हम इसी को डिफरेंशिएट कर लें, इसको हम डिफरेंशिएट कर लें, m एज अ कांस्टेंट और फिर m एज अ वेरिएबल। दो पार्ट में हम लोग करेंगे। m एज कांस्टेंट पहले मैं फर्स्ट पार्ट में करता हूं, ट्रीट m एज कांस्टेंट, नहीं तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन हम लोग एज्यूम करके इसको कर लेते। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to टाइम t, टाइम t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करें, सो इट विल बी dp बाई dt, मतलब d बाई dt ऑफ p, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डेरिवेटिव। जिन लोगों को आता होगा उन लोगों को ये ज्यादा समझ में आएगा। एंड दैट इज इक्वल्स टू d बाई dt, बिकॉज d बाई dt हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ p क्या हमारा mv है, राइट? p क्या है? mv है। सो दिस टर्म इज, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकंड फंक्शन। तो हमने एक लॉ पढ़ा है डिफरेंशिएशन का कि डेरिवेटिव ऑफ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन है, v सेकंड फंक्शन है। इट इज द प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज फर्स्ट फंक्शन into derivative of second function, dx लिखना हमें, d by dx of second function, that is v, plus second function into derivative of first function। तो derivative of first function में d by dx of first function is u, right? ये हमारा फॉर्मूला। अब अकॉर्डिंग टू दैट वन, यहाँ फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन में u लिया है एंड सेकेंड फंक्शन को हमने v लिया है, तो uv तो यहाँ पे नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने फर्स्ट सेकेंड लिखा। तो फर्स्ट फंक्शन इज m इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, यहाँ मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा था, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ लिखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड टाइम इज t। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, दैट इज v into derivative of first function, into derivative of first function, that is m, right? तो ये पार्ट हो गया हमारा। सो आई कैन राइट dp by dt
डी बाई डी टी इज इक्वल्स टू एम डी वी अपॉन डी टी, एम डी वी अपॉन डी टी प्लस वी इंटू डी एम अपॉन डी टी। अब ये हमारा मेन इक्वेशन हो गया। यहां से हम एक काम करते, इसको आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1 और इसमें दो कंडीशन डाल देता हूं कि एफ एम इज कांस्टेंट। अगर एम क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट केस ले लेते हैं, इफ एम इज कांस्टेंट, इफ एम इज केप्ट कांस्टेंट, या एम, इफ एम इज कांस्टेंट, इफ एम इज कांस्टेंट, एम मतलब मास कांस्टेंट है। अगर मास कांस्टेंट हो गया तो देयरफॉर dm by dt विल बी जीरो। dm by dt क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज जीरो, राइट। आप लोगों ने पढ़ा है कि सिंस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, मैं यहां पे लिख देता हूं, डेरिवेटिव ऑफ d by dt ऑफ कांस्टेंट या dx by dt ऑफ कांस्टेंट इज जीरो। c कांस्टेंट है, तो यहां अगर m कांस्टेंट हो गया तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विल बी जीरो, राइट। सो देयरफॉर ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो जाएगा dp बाई dt इज इक्वल्स टू m, और dv बाई dt क्या होता है, dv बाई dt इज एक्सीलरेशन, राइट, प्लस v इंटू dm बाई dt क्या हो गया, जीरो हो गया। यहां रीजन हम डाल दें, रीजन हमें क्या लिखना है, रीजन जस्ट वी कैन राइट, हम रीजन में लिख सकते हैं, क्या रीजन लिख सकते हैं, वी कैन राइट सिंस dm बाई dt इज जीरो and dv by dt is acceleration, right? What is the acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity is acceleration. तो हमें मिल गया dp by dt is equals to f, that is force, because mass into acceleration क्या है, force है, yes। तो ये पार्ट हमने प्रूव कर लिया। अब सेकेंड केस डालें कि इफ dm इज वेरिएबल, अगर dm वेरिएबल है, अगर dm क्या है, वेरिएबल है, तो हम यही पार्ट रहने देंगे, राइट। v तो कांस्टेंट कर नहीं सकते, तो ये जो केस है dm बाई dt वाला पार्ट का, ये आता है रॉकेट प्रोपल्शन में। रॉकेट प्रोपल्शन के लिए हम ये वाला इक्वेशन यूज कर लेंगे, बिकॉज वहां पे मास इज नॉट कांस्टेंट। जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका जो एग्जॉस्ट होता है, नीचे की तरफ थ्रस्ट होता है, ऊपर तो थ्रस्ट होता है, नीचे जो एग्जॉस्ट होता है वहां पे मास उसका कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है, तो dm बाई dt का टर्म होता है। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ हम उसमें यूज कर सकते हैं, दिस फॉर्मूला, राइट। तो आई होप आप लोगों को एवरीथिंग इन डेरिवेटिव मेथड आल्सो, कैलकुलस मेथड में भी आप लोग को पूरा पार्ट समझ में आया है। तो दिस इज अबाउट द व्हाट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो अल्टीमेटली स्टेटमेंट भी आपको याद रखना है, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to the applied force in the direction of motion of the body. This is the Newton's second law of motion. अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो you can take the screenshot. ये कैलकुलस मेथड है, नॉर्मल मेथड मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो अब हम चलेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के ऊपर। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अच्छा अभी सेकेंड लॉ में ही हम बात करेंगे। सेकेंड लॉ में और क्या देखना हमें, सेकेंड लॉ में अबाउट सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन क्या है, कि अगर कोई बॉडी है, हम लोग ये बॉडी अज्यूम कर लेते कि कोई बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, हालांकि मैंने 5-6 दिखाया है, बट अगर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, और ये बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इस बॉडी का जो एक्सीलरेशन होगा वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय मास, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है सिंस फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन,
सो अगर एक्सीलरेशन चाहिए तो इट विल बी फोर्स अपॉन मास इन जनरल, लेकिन अगर किसी बॉडी के ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3, ये फोर्स F4, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, तो F नेट यहाँ पे क्या होगा, आई कैन राइट F नेट जो मिलेगा, नेट फोर्स जो मिलेगा, that will be vector sum of all the forces F1 plus F2 plus F3 plus F4 plus F5 plus F6, right? ये हमारा F net हो गया, understood? Because this body is moving to this direction, तो acceleration अगर हमें निकालना होगा इसका, तो acceleration we will find out, ये acceleration का direction हो गया, तो F net चाहिए, F net will be summation of all the forces, right? ये इसका application, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का अप्रोच है। जो भी हम इसका एप्लीकेशन करेंगे उसमें हमारा कंसेप्ट यही रहेगा कि टोटल फोर्स, राइट, एंड एक्सीलरेशन विल बी टोटल फोर्स अपॉन मास। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। सो अब हम मूव करेंगे किसके ऊपर, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो सबसे आसान है, सबको यही याद रहता है। फर्स्ट लॉ इज फाइन, सेकेंड लॉ बहुत रेयरली लोगों को याद रहता है। आई होप अभी मेरे बताने के बाद न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन सबको याद रहेगा। और अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, सो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन क्या है? ऑलरेडी वही जो हमने पढ़ा, सबसे कॉमन स्टेटमेंट ये है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा। लाइक अगर हम एक कॉमन सा एग्जांपल लें कि एक वॉल है, उस वॉल के ऊपर हम अपना हाथ ऐसे पंच करें, अगर स्लोली पंच किया तो हमें कम इंजरी होती है, कम चोट फील होती है, बट अगर हमने बहुत तेजी से उसके ऊपर हिट किया, एक्शन तेज हुआ, तो रिएक्शन भी उसका हमारे ऊपर बहुत ज्यादा होगा, राइट? एक क्रिकेट बॉल है, एज वी विल ड्रॉप इट जेंटली फ्रॉम हियर, सो एज इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड एंड इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। अगर हमारा एक्शन स्लो है तो रिएक्शन स्लो होगा, उसी को जोर से पटका तो it will be bounce back to a very high height. So that in that case I can say action was more, so reaction is more. So for every action there is always equal and opposite reaction. This is the Newton's third law of motion. For every action there is an equal and opposite reaction, right? इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है बॉल का, कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बॉल को हमने यहाँ से ड्रॉप किया, इट स्ट्राइक विद द ग्राउंड एंड इट विल बाउंस बैक हुआ, तो सपोज यहाँ आ गया, तो जितना ये एक्शन हो गया हमारा, दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन, राइट? तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एंड यहाँ पे है फॉर एक्शन every action opposed by an equal and opposite reaction, both having the same meaning. अब इसका यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ले लिया कि सपोज two connecting bodies are there. There are the two bodies, one have mass m1, another body having mass m2. जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड है तो एक फोर्स है F21. F21 हम रीड कैसे करेंगे? F21 is the force, it is the force on body of mass m2 2 पहले बोल रहे हैं, due to mass m2 it is the force on body of mass m2 due to m1, राइट? m1 की वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, दैट इज F21, एंड F12 हम कैसे डिफाइन करेंगे? F12 विल बी, इट इज
it is the force on body of mass m1, m1 पहले बोलना, m1 ड्यू टू मास m2, ड्यू टू मास m2, राइट। ये हमारा क्या हो गया, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, लाइक जब आप नाव से, बोट से आप उतरते हो, तो जैसे आप अर्थ सरफेस पे पैर रखने वाले हो, उसके पहले यू पुश द बोट बैक, आप बोट को पीछे धकेलते हो, इसलिए आप आगे जाते हो। तो एक्शन आपका पीछे हुआ, रिएक्शन आपका आगे हुआ। यही सेम केस है जब आप चलते हो, while you are walking on the surface of the road, by that time we push the earth back, right? We push the earth back so we can move ahead, इसलिए हम लोग आगे चल पाते हैं। तो ये इसके एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशन तो बहुत हैं, बट फ्यू ऑफ देम आई हैव एक्सप्लेन, राइट। अब हम लोग आगे चले। इसका एक न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है कि हमेशा ये जो एफ ऑफ फोर्सेस के डायरेक्शन कैसे हैं, अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड में फोर्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो एफ ऑफ 2 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ 1 2। कि ये एक्शन फोर्स, यहाँ मैंने एक एग्जांपल लिया है कि ये कोई गन है, गन से जो बुलेट इधर निकलेगा, राइट, उसका फोर्स, उसका जो फोर्स होगा, that a force which is exerted by the gun in backward direction, that is called the recoil velocity। तो recoil velocity वाला जो फोर्स होगा और ये फोर्स, जिस फोर्स से बुलेट आगे जाएगा, दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, बस डिफरेंट क्या रहेगा, इनके मासेस, राइट। तो ये इसका न्यूमेरिकल एप्लीकेशन हो गया। आप लोग इस पार्ट का भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक। So we finish the Newton's laws of motion, right? Newton's laws of motion हमने खत्म किया, तीनों लॉज, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। आई होप आप लोग को एंटायर पार्ट, ये तीनों लॉ का जो बेसिक कंसेप्ट है, स्पेशली न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।